हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 14th चैप्टर आपके सिलेबस का, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलेगी जो अब तक जो हमने फिजिक्स पढ़ा है उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था, और इसीलिए कुछ नए थियरीज आए। नए थियरीज कुछ ऐसे थे जो नए एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसे इसमें आप देखने को मिलेगा आपको। उस एक्सपेरिमेंट को पुरानी जो फिजिक्स की थियरीज थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई और इसीलिए नए थियरीज बनाए गए, नई फिजिक्स जो है उसका निर्माण हुआ, नए फिजिक्स का जन्म हुआ, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें जो एकदम ही अजीब लगा लोगों को, और उसके बेसिस पे ही इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया। तो थियरी में क्या है वो हम लोग देखते हैं, और थोड़ा सा जो दुनिया था उसको देखने का जो नज़रिया था, तरीका था, वो भी लोगों का बदला, फिजिसिस्ट का बदला। देखो, इसको समझने से पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा बेसिक लेवल पे चीज़ें बात करेंगे। यहाँ पे आपकी जो दुनिया है, इस दुनिया में आप मान के चल सकते हो कि दो चीज़ें हैं, बस दो चीज़ें, एक मैटर और दूसरा रेडिएशन। और यहाँ पे हम मैटर और रेडिएशन के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब सवाल ये है कि मैटर का मतलब क्या होता है, किन चीज़ों को हम मैटर बोलेंगे, बताओ, ये किन चीज़ों को हम मैटर बोलते हैं। एनीथिंग विच हैज़ मास, आपने सुन रखा होगा डेफिनेशन। कोई भी चीज़ अगर उसके पास मास है और अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है तो हम उसको मैटर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पेन की बात करूं तो पेन अपने आप में एक मैटर है, क्योंकि ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। ये जितने स्पेस में रहेगी उतने स्पेस में कोई और चीज़ नहीं रह सकता, या कोई दूसरा मैटर या कोई दूसरा पार्टिकल नहीं रह सकता। और दूसरी बात यह है कि इसके पास मास है। अगर मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो वो मैटर कहलाएगा, ये मैटर है। इवन जो यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है ये भी मैटर है, मैं भी मैटर हूँ, आप भी मैटर हो। ये जो सामने कैमरा पड़ा हुआ है ये भी मैटर है, क्योंकि उसके पास भी मास है, ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। इनफैक्ट आप अगर देखोगे तो जो एयर है, एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, राइट, एयर का भी मास होता है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, वो भी मैटर है, राइट। तब क्वेश्चन ये है कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जो मैटर नहीं है, जिसके पास मास नहीं होता, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता? बिल्कुल। जो बाकी चीज़ बच गया है उसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं, कि दुनिया में अगर और कुछ है मैटर के अलावा तो वो रेडिएशन है। देखो, मैटर को हम लोग पार्टिकल्स भी बोलते हैं, मतलब अगर कोई पार्टिकल बोल रहा है तो वो पार्टिकल मैटर का ही हो सकता है। आप बोल सकते हो कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, या फिर वर्ड अगर पार्टिकल आ रहा है तो एक्चुअली में मैटर की ही बात हो रही है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन भी बोले तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन भी मैटर ही कहलाएगा, वो भी मैटर की कैटेगरी के अंडर ही आएगा, समझे। अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन के पास मास नहीं होता है, रेडिएशन स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, बल्कि मैटर के अंदर घुस के रह सकता है। रेडिएशन में जितने भी वेव्स होते हैं वो सारे के सारे वेव्स आते हैं, जो भी वेव्स की आप बात करते हो दे ऑल आर रेडिएशन। अब रेडिएशन में क्या क्या आता है, फिलहाल इस चैप्टर को अभी तक हमने जो चालू नहीं किया था उससे पहले हम बोल सकते हैं कि लाइट जो है वो रेडिएशन के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि लाइट के पास मास नहीं होता है और लाइट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। अगर मान लो मैं इसके ऊपर लाइट डालता हूँ पेन के ऊपर, तो पेन उस लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रखेगा। लाइट इस पेन के साथ रह सकता है, लेकिन कोई दूसरा पार्टिकल या मैटर इस पेन के साथ नहीं रह पाएगा। अगर तुम ठूसोगे तो पेन के पार्टिकल्स वहाँ से हट जाएंगे। जब तक पेन के पार्टिकल्स अपना जगह खाली नहीं करेगा तब तक कोई दूसरा पार्टिकल्स उस जगह को भर नहीं सकता। तो मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एक जगह पे एक ही मैटर रह सकता है। लेकिन इस पेन के साथ साथ अगर ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर तो उसके साथ साथ लाइट भी रहेगा इसके साथ। तो लाइट, दूसरा आपका हो गया साउंड, हीट, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको हम रेडिएशन के कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे साउंड, हीट, लाइट, इनका मास नहीं होता, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, ये मैटर के साथ रह सकते हैं। और जो भी वेव्स है, मतलब सारे के सारे वेव्स है, साउंड वेव्स होता है, हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो जो भी आपके वेव्स आते हैं, वेव्स सारे के सारे रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर इस दुनिया में कोई चीज़ अगर आपके सामने रखी हुई है, या आप किसी भी चीज़ को इस दुनिया में देखते हो, तो ये
या तो जो भी आप देख रहे हो उसको, या तो वो मैटर होगा या रेडिएशन होगा, दोनों में से एक ही चीज़ होगा। समझ गए? तो ये पूरी दुनिया या तो इसके अंदर मैटर है या रेडिएशन है, बस यही दो चीज़ से पूरा का पूरा दुनिया आपका भरा पड़ा है। उसके अलावा बहुत सी बातें करते हैं लोग, एंटी मैटर की बात करते हैं, पर ठीक है, अभी के लिए वो डिस्कशन है नहीं। और अभी फ़िलहाल आप ये समझ लो कि पूरी दुनिया यही दो चीज़ से बनी हुई है, एक तो रेडिएशन और दूसरा मैटर। मतलब चीज़ें या तो वेव्स होंगी या तो पार्टिकल्स होंगी, या तो आपको पार्टिकल्स दिखेगा या चीज़ों में या तो आपको वेव्स दिखेगा। समझ गए? क्लियर है? वेव्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि वेव्स क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ें अलग अलग थी अपने हिसाब से। यहाँ पे लगभग 19th सेंचुरी के आसपास, आई थिंक 1887 एग्जैक्ट डेट अगर मैं बोलूँ तो 1887 में, एक बार चेक कर लेता हूँ डेट्स मुझे उतने याद रहते नहीं है। या 1887 में फ्रैंक और हर्ट्स साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया था, परफॉर्म किया था। और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसको एक्सप्लेन करना बड़े बड़े फिजिसिस्ट के लिए बड़ा ही परेशानी का काम हो गया था, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो फिज़िक्स की जो भी एग्जिस्टिंग थियरी थी उस टाइम पे, 1887 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय मतलब 19th सेंचुरी के आसपास की बात कर रहा हूँ, 19th सेंचुरी का जो एंड हो रहा था उस समय की बात है ये। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ उस समय, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट था ये। इसके जो भी रिजल्ट्स थे उसको वहाँ पे उस टाइम पे जितने भी फिज़िक्स के रूल्स थे, उन रूल्स के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना, उन लॉज के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया था, और ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, और क्यों हम क्लासिकल फिज़िक्स मतलब जो पहले की फ़िज़िक्स है उस समय तक जो लोग फिज़िक्स जानते थे, उसके बेसिस पे हम क्यों इसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो पहले एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। और ये जो आपका फेनोमेना है जो इस एक्सपेरिमेंट में हमको नज़र आया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, उसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक मतलब करंट, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन का भागना। अब इसमें हुआ क्या, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक मेटल प्लेट है, इन्होंने एक मेटल प्लेट लिया, इस मेटल प्लेट पे जब लाइट को डाला, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को जब इस पे डाला, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगे। ये जो आपका मेटल प्लेट है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगे, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया, और हमने इसे बोला फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब फोटो मतलब होता है लाइट, एमिशन मतलब बाहर निकलना, लाइट डालने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और इसलिए हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब क्या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी? क्या इलेक्ट्रॉन इससे पहले मेटल प्लेट से बाहर नहीं निकले थे? देखो, इससे पहले भी इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर निकले थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना नया नहीं था। मेटल प्लेट अपने आप में, देखो मेटल है इसका मतलब इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो निकल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जे थॉमसन का, आपने सुना होगा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में भी जो आपका कैथोड रेज है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल प्लेट से बाहर तो आए थे, उस टाइम पे भी आया था। और उस टाइम पे हमने क्या किया था, जो आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाला ट्यूब, जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या किया गया था, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया था, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, बैटरी से बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगाने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन निकला था, वो हमने देख लिया था कि हाँ चलो उसको एनर्जी मिली इतनी सारी इलेक्ट्रॉन को, और वो सरफेस से बाहर आ गया। या आप अगर सपोज करो मेटल प्लेट को हीट कर दो, ज़बरदस्त लेवल पे हीट कर दो, तो हीट की वजह से जो एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेके भी बाहर आ सकता है, और इसको हम लोग थर्मियोनिक एमिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ था। कैथोड रे ट्यूब में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ अजीब चीज़ें हुई थी जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। ठीक है, और उन्हीं चीज़ों को पहले हम नज़र डालेंगे, क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे ये भी देखेंगे हम लोग,
और उसके बाद फिर फाइनली इसे एक्सप्लेन कैसे किया गया नया थियरी बना के, ये भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछा गया कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो आप क्या बोलोगे? इट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन वाज इंसिडेंट ऑन इट। हम इस पर डाल क्या रहे हैं बताओ? रेडिएशन डाल रहे हैं। लाइट डालो या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पर डालो तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, और वही होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं इसका कैसा था। देखो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपका एक ट्यूब है, ट्यूब में एक विंडो है और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहीं से हम लोगों ने लाइट डाला था या रेडिएशन डाला था। ये आपका मेटल प्लेट है, इसको फोटो सेंसिटिव प्लेट बोल रहे हैं हम लोग, इसी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब देखो इस वाले पार्ट को, और यहाँ पे एक और प्लेट हमने डाल के रखा हुआ है, और ये जो आपका ट्यूब है इसको इवैक्यूएट कर दिया गया। इसका मतलब इसके अंदर कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है, एयर नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने एक और प्लेट रख दिया, इस प्लेट को हम लोग एनोड बोलेंगे, इसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हमारा कैथोड है। नाउ यहाँ से इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है, देखो यहाँ पे कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर में क्या होता है, कनेक्शंस देखो कुछ इस तरीके से है कि ये कनेक्शन को हम लोगों ने बैटरी में लगा के रखा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे रियोस्टेट अटैच किया है ताकि हमको जितना पोटेंशियल हमको चाहिए उस हिसाब से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं पोटेंशियल। यहाँ पे माइक्रो एमीटर लगा दिया है करंट मेजर करने के लिए, अगर इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है तो ये मेजर कर सकता है। ठीक है, अब देखो कम्यूटेटर इस तरीके से क्यों लगा है, क्योंकि इसका कनेक्शन देखो, हमको कैसा नहीं कि इसको जैसे मान लो पॉजिटिव करना है, इसको नेगेटिव करना है, प्लेट को इसको पॉजिटिव करना है, और कुछ टाइम के बाद हमें लगा कि चलो एक्सपेरिमेंट में कुछ और करते हैं, इसको पॉजिटिव बना देते हैं, इसको नेगेटिव बना देते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हम अपने हिसाब से चेंज कर पाए, इसके वजह से बीच में कम्यूटेटर लगाया गया है। अब इस कम्यूटेटर का काम क्या है, देखो ये वाला कनेक्शन यहाँ से जा रहा है, अगर मान लो मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ और इसको ऐसे जोड़ दूँ तो इससे क्या होगा, ये वाला जो प्लेट है ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये पॉजिटिव बन जाएगा। और आप देख सकते हो ये वाला जो प्लेट है ये कनेक्टेड है यहाँ से नेगेटिव से, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। पर मान लो अब मुझे इस वाले को नेगेटिव करना है, सी वाले को, और ए वाले को पॉजिटिव करना है, तो मैं क्या करूँगा, कनेक्शन उल्टा कर दूंगा, मैं इसको जोड़ दूंगा और इसको जोड़ दूंगा यहाँ पे। तो इससे क्या होगा बताओ, ये वाला प्लेट यहाँ से सीधा गया नेगेटिव पे, और फिर ये वाला प्लेट यहाँ से सीधा गया पॉजिटिव पे। तो कनेक्शन बड़ा आसान होता है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए चीज़? तो इसे पॉजिटिव बनाना है या इसे नेगेटिव बनाना है, उस हिसाब से हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। अब फिलहाल स्टार्टिंग में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है ऐसे, और इन दोनों को जोड़ देना है, समझे, ताकि आपका ये पॉजिटिव हो सके एनोड, और कैथोड आपका नेगेटिव हो सके। अब होता क्या देखो, अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, या फिर निकला था या नहीं निकला था, हम इलेक्ट्रॉन्स को देख तो सकते नहीं हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को देखना वैसे नेकेड आई से पॉसिबल नहीं, वैसे भी पॉसिबल नहीं, मेरे हिसाब से शायद आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे। आप बस यहाँ पे क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि सच में इलेक्ट्रॉन निकला है कि नहीं निकला है। क्योंकि देखो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में पूरा का पूरा एरिया साफ है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं है, समझे, और आपने इसको क्या कर रखा है, पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट कर रखा है। अब इसके बीच में पूरा का पूरा गैप है, मतलब सर्किट टूटा हुआ है। इस सर्किट में बैटरी लगाने के बाद भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपने बीच में बड़ा गैप रखा हुआ है। इस गैप से कुछ भी पास नहीं हो सकता, करंट पास नहीं हो सकता, क्योंकि गैप इतना बड़ा है। यहाँ पे आपका कनेक्शन टूटा पड़ा हुआ है। अब टूटे पड़े कनेक्शन की वजह से करंट फ्लो नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे करंट नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही लाइट, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट यहाँ पे डालते हैं, आपको यहाँ पे करंट दिख जाता है। अब सर्किट टूटा हुआ है तो करंट कैसे दिख रहा है, इसका साफ मतलब निकलता है कि यहाँ से चार्ज निकल कर यहाँ पे आया है। अब यहाँ से चार्ज निकल कर यहाँ पे लाने का काम बैटरी नहीं कर सकता, क्योंकि बैटरी इतना पावरफुल नहीं था कि इसके सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के उखाड़ के इसके पास ले आए। इतना स्ट्रॉन्ग बैटरी यहाँ पे नहीं था, बैटरी बहुत ही हल्का सा था। और इतने हल्के बैटरी में भी अगर करंट फ्लो हो रहा है इतना बड़ा गैप होने के बाद भी, और वो भी कब हो रहा है, जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। तो इससे तो साफ मतलब निकलता है
कि लाइट पड़ते ही, लाइट पड़ने के वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन ने ट्रैवल किया। क्यों आगे ट्रैवल किया? देखो इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा किसी स्पीड से, ये नेगेटिवली चार्ज करके रखा है आपने, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो वो यहाँ से भागेगा और ये पॉजिटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगा और उस इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेगा। रिसीव करने के बाद इलेक्ट्रॉन सर्किट में भागना चालू कर देगा और फिर आपको सर्किट में यहाँ पे माइक्रो एमिटर में करंट दिखना शुरू हो जाएगा, करंट दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जैसे ही आपको देखो, जैसे ही आपको यहाँ पे करंट दिखाई देता है तो इसका एक ही कंक्लूजन है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे आया और इसलिए आपको यहाँ पे करंट दिख रहा है। तो क्योंकि हम लोग को यहाँ पे करंट दिख रहा है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आया। और वैसे यहाँ पे हमको करंट नहीं दिख रहा था, जब हम लोग यहाँ पे लाइट डाल रहे थे, इसके ऊपर रेडिएशन डाल रहे थे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, तब हमें इसमें करंट दिख रहा था। मतलब करंट तो रेडिएशन डालने के बाद ही आया, और रेडिएशन डालने के बाद मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आया होगा, इसलिए करंट फ्लो हो रहा है। तो ये चीज़ कंफर्म करती है इस चीज़ को कि भाई मेटल प्लेट पे अगर आप कोई रेडिएशन डालते हो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसकी वजह से हमें करंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसी इलेक्ट्रॉन का जो निकलना है, इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या था? आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, मेटल प्लेट पे अगर आपने लाइट डाला, लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया और एनर्जी मिलते ही उसको वो सरफेस से बाहर आ गया। जैसे बाकी केस में था, हमने हीट की एनर्जी मिला इलेक्ट्रॉन को, बाहर आ गया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, उसने उसका एनर्जी लिया बैटरी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बाहर आ गया। तो इसमें कुछ नया क्या था? यहाँ पे इसने लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन ने बाहर आ गया। प्रॉब्लम क्या थी? एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? देखो प्रॉब्लम क्या था कि जैसे मान लो आपका मेटल प्लेट है और मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इशू क्या हो रहा था कि जैसे मान लो इसके ऊपर रेड लाइट डाला, अब रेड लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं रहा था। तो आप बोलोगे सर उसकी इंटेंसिटी कम होगी, एनर्जी कम होगी। तो हमने रेड लाइट की बहुत सारी इंटेंसिटी वॉज इंक्रीज्ड, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया। इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ाने के बाद भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। हमने और इंटेंसिटी रेड लाइट की बढ़ाई तो भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। यहाँ पे कितना भी इंटेंसिटी हमने रेड लाइट का बढ़ा दिया, बाहर नहीं आया। फिर हमने इसके ऊपर डाला मान लो ऑरेंज लाइट। अब आपको पता है कि पूरा का पूरा अगर आप स्पेक्ट्रम देखोगे तो स्पेक्ट्रम आपको पता ही है, मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम लिख देता हूँ। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखो सबसे कम वेवलेंथ रेड लाइट का होता है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड लाइट का होता है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की होती है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ते चले जाएगी। रेड के अलावा भी दूसरे लाइट होते हैं, जैसे मान लो आपका इंफ्रा रेड होता है, उसके अलावा आपका माइक्रोवेव्स होता है, फिर रेडियो वेव्स होता है। इन सब की फ्रीक्वेंसी जो है वो और कम होती है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपको रेडियो वेव्स का दिख जाएगा। और वॉयलेट के बाद अल्ट्रा वॉयलेट, इसकी फ्रीक्वेंसी वॉयलेट से भी ज़्यादा होती है। फिर एक्स रेस और फिर गामा रेस। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको गामा रेस का मिलेगा। फिलहाल हम लोग अपना डिस्कशन जो है वो इस विजिबल रेंज के लिए रखते हैं, इतना लाइट क्योंकि हमको दिखाई देता है। और बहुत सारे मेटल है, बहुत सारे मेटल में अगर आप विजिबल रेंज का लाइट भी डालोगे तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दिख जाता है। तो हम सिर्फ बात इसी की करेंगे जो लाइट हमें दिखाई देता है, बाकी हमें नहीं दिखाई देता है उसके साथ भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारा डिस्कशन सिर्फ यहीं तक लिमिटेड रहेगा। इससे समझ जाओगे आप तो बाकी भी आपको आइडिया आ जाएगा। अब देखो रेड लाइट डाला, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। ऑरेंज लाइट डाला तो भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। लेकिन हम लोग ने जैसे ही येलो लाइट डाला, तो येलो लाइट, अब देखो रेड लाइट मान लेते हैं हम लोग ने 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेड लाइट की एनर्जी डाल दी थी, तो भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। ऑरेंज के केस में भी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी का हम लोग ने ऑरेंज लाइट डाल दिया था, तो भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया।
लेकिन जैसे इसी तरह से येलो के लिए भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ग्रीन लाइट का, येलो के लिए मानते हैं येलो के लिए भी नहीं आया, पर जैसे ही ग्रीन लाइट का हमने थोड़ा सा हल्का सा भी इंटेंसिटी डाला, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। मतलब ग्रीन लाइट के केस में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी एनर्जी जब डाली, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब ये लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, हमने इतना सारा एनर्जी तो दे दिया ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन को 4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी बाहर निकलने के लिए, तो रेड का 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा था तो क्यों नहीं निकला, ऑरेंज का 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा था तो क्यों नहीं निकला। ग्रीन लाइट का सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ये क्या बात है, रेड लाइट से उतनी एनर्जी मिल रही थी, जब उसको एनर्जी ही चाहिए था बाहर निकलने के लिए, तो इतना सारा एनर्जी दे दिया ना, तब क्या दिक्कत थी। उसको क्या सिर्फ ग्रीन लाइट से ही प्यार है। अच्छा, ग्रीन के बाद अगर ब्लू लाइट, इंडिगो लाइट, वॉयलेट लाइट, इसके बाद कोई भी लाइट पकड़ो आप, हल्की सी भी इंटेंसिटी डालो लाइट की, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहा था। मतलब मिनिमम ग्रीन लाइट की इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ग्रीन लाइट या ग्रीन लाइट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आप कितना भी डाल दो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने वाला है। और ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग था। अब किसी मेटल को पकड़ा तो उसमें ऐसा था कि येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी भी निकल जा रहा था, येलो के नीचे वाले से नहीं निकलेगा, येलो से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले लाइट से निकल जाएगा। किसी किसी केस में ऐसा ब्लू के साथ हो रहा था। तो हर मेटल का एक ऐसा था कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी था कि इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, अगर आप चाहते हो कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो, देन आपका कंडीशन क्या था, दैट योर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहा तो ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट आप यूज़ करते हो तो कितना भी यूज़ कर लो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला है। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू था वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग था। किसी का हो सकता है येलो लाइट वाला फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो तो उससे ज़्यादा से निकलेगा, उससे कम से नहीं निकलेगा। किसी का ग्रीन हो सकता है, किसी का ब्लू हो सकता है। अब ये बात लोगों के पल्ले नहीं पड़ रही थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जब उसको एनर्जी ही चाहिए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे के लाइट से अगर मैं एनर्जी दे रहा हूँ और काफ़ी दे रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपका जो एग्जिस्टिंग फिजिक्स के जो भी नियम थे उसमें नहीं था। ये सबसे पहला प्रॉब्लम जो इस एक्सपेरिमेंट ने सामने रखा, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। समझे, ध्यान से सुनते जाना इन चीज़ों को, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड केस क्या है आपका, अब सोचो साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, बैठे हुए हैं वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज लोग, और उनका दिमाग हिला के रख दिया इस एक्सपेरिमेंट ने। तो सेकेंड चीज़ क्या था यहाँ पे, नो टाइम लैग। अब देखो जनरली क्लासिकल फिजिक्स का ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन को निकलने में थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस पे, तो पहले तो लाइट आएगी, लाइट उसके पास पहुंचेगी, तो इलेक्ट्रॉन उन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा पहले तो, या उसके लाइट की जो एनर्जी है उसको पहले एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसके पास जब सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी तब वो मेटल प्लेट से बाहर निकलेगा। और इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, माना जाएगा, मानते हैं, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि जो टाइम लग रहा था वो 10⁻⁹ सेकेंड। 10⁻⁹ सेकेंड का मतलब है कोई टाइम नहीं लग रहा था, जैसे ही लाइट पड़ा वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो अब ये साइंटिस्ट सोचने लग गए कि बात बताओ, लाइट पड़ते ही वो कैसे निकल गया, उसने एब्जॉर्ब करने का टाइम कहाँ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी को लात मारते हैं ना, जैसे ही मान लो यहाँ से पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आया, टकराते ही आगे चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि लाइट आते ही टकराते ही लात मार के उसको बाहर निकाल दिया।
मतलब उसको एब्जॉर्ब करने का टाइम ही नहीं लग रहा था। और ये भी इनके समझ से परे था कि ये कैसे हो रहा है। इवन अगर बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट भी अगर हम डालते हैं, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही डालना था, बहुत कम फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी, बहुत कम इंटेंसिटी का लाइट भी डालते हैं, थोड़ा सा भी लाइट डालते हैं, तो उनके दिमाग में ये था कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके लाइट डाल रहा हूँ तो अब वो कुछ टाइम तक तो उसे एब्जॉर्ब करेगा और उसके पास जब सफिशिएंट एनर्जी आएगी तब बाहर निकलेगा ना। कितना भी कम इंटेंसिटी का लाइट डालो, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा लाइट है, एकदम कम इंटेंसिटी का भी लाइट डालोगे ना, तब भी पड़ते ही बाहर निकल आ रहा था वो। तो ये टाइम क्यों नहीं लग रहा था, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन को मिल नहीं रहा था कि पड़ते ही बाहर कैसे निकल सकता है। तो कोई टाइम लैग नहीं था। जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे, सॉरी, लाइट डालोगे तो फट से बाहर आ जा रहा था। और वो कैसे पता चल रहा था, लाइट डालते ही करंट चालू, और जैसे ही लाइट स्टॉप किया ऑन द स्पॉट करंट बंद। मतलब टाइम गैप था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन, आपका लाइट आते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। टाइम गैप क्यों नहीं था, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। अब आगे के ऑब्जर्वेशन सुनते जाओ। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखो, मैं 5-6 ऑब्जर्वेशन, आपके टेक्स्ट बुक में टोटल 9 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, पर मैं जो भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बता रहा हूँ उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने काट काट के 9 बना दिया है। तो मेरे शायद मुझे लगता है 5 से 6 ही बनेंगे, उसी में सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप बस एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैं जो नोट्स देने वाला हूँ वो पढ़ लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका क्या था, इन्होंने क्या किया, अब इंटेंसिटी बढ़ाना चालू कर दिया। जैसे मान लो अब ग्रीन लाइट या ब्लू लाइट है, तो ब्लू लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है मान लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, क्योंकि वो लाइट की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, उसको या तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं या फोटो करंट बोलते हैं। फोटो करंट, तो यही करंट की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है और करंट फ्लो हो रहा है। इन्होंने क्या किया यहाँ पे, पहले तो फिक्स फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया कि ब्लू लाइट है तो ब्लू लाइट ही यूज करेंगे हम लोग। तो फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया, ब्लू लाइट मतलब ब्लू लाइट ही यूज करना है। और उसके बाद क्या किया, इंटेंसिटी बढ़ाना चालू कर दिया। तो मैं यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी का को प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है, इंटेंसिटी पर कैसे डिपेंड कर रहा है, ये यहाँ पे प्लॉट किया गया वाई एक्सिस पे। और ये देखा गया कि फोटो करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। मतलब जितना ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट यूज़ किया गया उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आया और उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब ये अपने आप में नॉर्मल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। योर फोटो इलेक्ट्रिक करंट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट का उतना ज़्यादा आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला और उतना ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा। समझ गए? चलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी उतनी, ठीक है। आपने इंटेंसिटी बढ़ाया तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और आपका जो करंट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो भी बढ़ गया। लेकिन आप देखो अगला केस देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, पहले तो ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया। ये जो आपका पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे इस पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर दिया। इसको बोला जाता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग क्यों? क्योंकि आपने इसको नेगेटिव कर रखा है, इसको पॉजिटिव कर रखा है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आएगा वैसे ही ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, और पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फास्ट भागेगा। इलेक्ट्रॉन्स फास्ट भागने की वजह से आपका करंट जो है वो बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, पोटेंशियल को बढ़ाना चालू कर दिया। ये जो आपका पोटेंशियल है इसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं, इसको बढ़ाना चालू कर दिया। जब पोटेंशियल को बढ़ाना चालू कर दिया तो आपका करंट भी बढ़ना चालू हो गया। अब ये सारा काम हम लोग कर रहे थे फिर से फिक्स फ्रीक्वेंसी पे। जैसे फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया। मान लो ब्लू कलर का लाइट तो ब्लू कलर का लाइट, फिक्स फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया। यहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे और यहाँ पे भी हम इंटेंसिटी जो है वो चेंज कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो, पहले ग्राफ देखो ध्यान से। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो यहाँ पे हमने प्लॉट किया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल।
जो आपका पोटेंशियल V था इसको हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को पुश करके उसका स्पीड बढ़ाता है। तो मान लो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज, हमने इंटेंसिटीज यहाँ पे बदल दिया, डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो ग्राफ हमारा, अब हमने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ब्लू लाइट ले लिया, ब्लू लाइट को फिक्स कर दिया। अब हमने ब्लू लाइट थोड़ा कम डाला, तो थोड़ा कम डाला तो मान लो यहाँ से आपका करंट चालू हुआ, ये आपका फोटो करंट है। I इज योर फोटो करंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, I इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं पूरा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लेना कि वाई एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्लॉट किया जा रहा है यहाँ पे वर्सेस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो मान लो आपका इतना करंट आया था इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे, तो इंटेंसिटी एक फिक्स इंटेंसिटी मतलब थोड़ा सा लाइट हमने डाला, इंटेंसिटी कम रखा था ब्लू कलर का। ब्लू कलर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स कर दिया मान लो। तो फिक्स फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर पे हमने क्या किया, थोड़ा कम इंटेंसिटी का लाइट इस बार डाला, तो आपको करंट भी कुछ इतना मिला, ठीक है, उसके हिसाब से, इंटेंसिटी के हिसाब से। अब यहाँ पे आपको क्या किया गया बताओ, इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाना चालू किया, तो आपका करंट बढ़ना चालू हो गया। जो भी करंट था, जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाना चालू किया तो करंट भी बढ़ना चालू हो गया। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद देखा गया कि आपका करंट का वैल्यू कांस्टेंट हो गया। इसके बाद एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना भी बढ़ा रहे थे, फर्क नहीं पड़ रहा था करंट को, और करंट का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गया। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आया, इस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट को हमने बोला गया, उस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट जो है इसको हमने क्या कहा, सैचुरेशन करंट। तो आपका ये मान लो आपका सैचुरेशन करंट यहाँ पर पहुँच गया, और ये इतना सैचुरेशन करंट पहुँच गया मान लो। ये तब जब उन्होंने इंटेंसिटी थोड़ी कम रखी थी, मान लो ये इंटेंसिटी 1 है, इस इंटेंसिटी पे आपको ये वाला ग्राफ मिला। हमने क्या किया, ब्लू लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दी। तो आपको भी पता है, हमने ग्राफ देखा था, जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है, तो आपका करंट भी बढ़ गया। अब करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, और फिर से हमने क्या किया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाना चालू किया, तो पहले तो बढ़ा, उसके बाद फिर वापस सैचुरेशन करंट पे चला गया और करंट कांस्टेंट हो गया। ये जब इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ठीक है, उसके बाद फिर और इंटेंसिटी बढ़ा दिया गया, उसी ब्लू कलर की लाइट, हमने फ्रीक्वेंसी नहीं बदली है, उसी ब्लू कलर की लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ा दी गई। तो उसके बाद फिर आपका क्या हुआ, ये और बढ़ा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में बढ़ा, करंट पहले ही बढ़ गया, देखो करंट अब ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद फिर वापस करंट आपका कांस्टेंट हो गया। ये बात हुई इंटेंसिटी 3 पर। तो यहाँ पे आपका क्लियरली दिख रहा है कि इंटेंसिटी 1 जो है, इंटेंसिटी 1 इज लेस देन इंटेंसिटी 2 विच इज लेस देन इंटेंसिटी 3। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसका है, 3 का है। करंट भी दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे थे, जो सैचुरेशन करंट का लेवल था वो भी बढ़ता चला जा रहा था। मतलब अगर मान लो यहाँ पे 2 एम्पियर है और इंटेंसिटी हमने डबल कर दिया, तो सैचुरेशन करंट भी 4 एम्पियर हो गया, डबल हो गया। तो मतलब सिंपल है कि सैचुरेशन करंट जो है इंटेंसिटी के हिसाब से यही ग्राफ फॉलो कर रहा था कि आपका करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा कैसा है ना कि यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ा था थोड़ा सा। ये बढ़ा क्यों था, आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, पर शुरुआत में थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद सैचुरेट हो गया करंट, उसके बाद नहीं बढ़ा। ये समझ गए? चलो यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज़्यादा नहीं बढ़ा पाया और कांस्टेंट हो गया, और जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते चले जा रहे थे उसी के प्रोपोर्शनल आपका ये जो करंट है, कांस्टेंट करंट, सैचुरेशन करंट, उसका वैल्यू भी बढ़ता चला जा रहा था। ये तो हम पहले देख चुके थे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। प्रॉब्लम और सिचुएशन में दिक्कत देखो कब आई, अब देखो क्या किया गया, पोटेंशियल को उल्टा कर दिया गया, मतलब कनेक्शन बदल दिया गया। अब यहाँ पे कनेक्शन इसको इसके साथ जोड़ दिया और इसको इसके साथ जोड़ दिया। इसके वजह से क्या हुआ, ये पॉजिटिव बन गया और ये आपका नेगेटिव बन गया। अब ये जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हो, अब इसको बोला गया रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन का रिटार्डेशन करवाएगा, उसके स्पीड को कम करेगा। कैसे? मान लो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन मान लो किसी स्पीड से बाहर निकला, अब पीछे से ही पॉजिटिवली चार्ज प्लेट क्या करेगा, उसे खींचेगा, और उसके क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन बेचारा आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको उल्टे डायरेक्शन में खींच रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश करेगा और उसकी वेलोसिटी को स्लो करेगा। ये भी वही काम करेगा।
अब इलेक्ट्रॉन तेजी से आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट अब इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और इसको स्लो करते जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही स्लो होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को स्लो कर रहा है। तो इस बार का जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलेंगे। और हमने स्विच मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है अब यहाँ नहीं प्लॉट करके हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे, और नेगेटिव डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे अब बोलेंगे क्या इसको, रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल, तो हम रिटार्डिंग पोटेंशियल प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या इंटरेस्टिंग हुआ कि पहले तो वापस इस इंटेंसिटी पे गए। अब आप लोगों को पता है कि इस इंटेंसिटी पे इतना करंट था, तो हमको दिखा इतना करंट। अगर आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाओगे तो ग्राफ आगे जाएगा। जब हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन स्लो होना चालू हुआ, और स्लो होते होते टाइम लगाकर वो इसके पास पहुंचा और करंट फ्लो होना चालू था। तो हमने क्या किया, हमारा मन था कि हम इलेक्ट्रॉन को रोक दें। कैसे रोकें, अब इतना पोटेंशियल काफ़ी नहीं था इसको रोकने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे, जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया उसने, अब जैसे तैसे उसका स्पीड स्लो हुआ, लेकिन 10 से 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 6 होते होते वो यहाँ पे पहुँच गया और करंट सर्किट कंप्लीट करके करंट फ्लो होना स्टार्ट किया उसने। तो हमने क्या किया, अब क्योंकि हमने पोटेंशियल उल्टा डायरेक्शन में लगा रखा है, तो हमें इस पॉजिटिव को और स्ट्रॉन्ग करना था, इसको और नेगेटिव को स्ट्रॉन्ग करना था। तो हमने ये जो पोटेंशियल है आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल, उसको और बढ़ा दिया। जब रिटार्डिंग पोटेंशियल को बढ़ा दिया तो अब वो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचने लगा और स्लो करने लगा। अब इलेक्ट्रॉन को स्लो कर दोगे तो करंट कम हो जाएगा। तो जैसे हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाया नेगेटिव में, तो वैसे ही जो करंट है आपका वो कम होना स्टार्ट हो गया। अब हमको रोकना था, तो हमने क्या किया, रिटार्डिंग पोटेंशियल और बढ़ाते चले गए, तो बेचारा इलेक्ट्रॉन और स्लो होता चला गया और करंट और कम होता चला गया। फाइनली क्या हुआ, जैसे रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाते चले गए तो रिटार्डिंग पोटेंशियल का एक वैल्यू ऐसा था जिस वैल्यू पे इलेक्ट्रॉन बेचारा रुक गया और यहाँ तक पहुँच नहीं पाया। समझे? और वो जो पोटेंशियल है जिस पे इलेक्ट्रॉन रुक गया और करंट फ्लो होना बंद हो गया, उस रिटार्डिंग पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो करंट, रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे थे आप, करंट कम होते होते एक पॉइंट पर आया और इस पर रुक गया, इसे बोला गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इस पोटेंशियल पे जब आपने लाया तो इलेक्ट्रॉन रुक गया। दिस इज व्हाट यू कॉल स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इस करंट को इतने पोटेंशियल ने रोक दिया। समझ गए? करंट को रोकने का मतलब है इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उसे खत्म कर डाली, उसको रोक दिया गया। और रोक के यहाँ पे जिस पोटेंशियल पे रुका है रिटार्डिंग पोटेंशियल पे, उसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला। अब हमने क्या बोला, एक काम करते हैं, आप फिर से उसको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डाल के, सॉरी, आपका जो इंटेंसिटी है बढ़ा दो और वापस से इस पोटेंशियल पे आ जाओ। ठीक है? और उसके बाद फिर आप इस इंटेंसिटी से चालू करो। मतलब इस बार आपको वही ब्लू कलर की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देनी है, बढ़ा के आप इस पे आ जाओ। अब इस बार देखो क्या है, इस बार आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, सेकेंड इंटेंसिटी ज़्यादा है फर्स्ट से, और करंट का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, अब ज़्यादा से स्टार्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, अब दिमाग में अंदाज़ा ये था कि इस बार क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड हो सकता है ज़्यादा हो, मतलब करंट ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को रोकना अब थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए रहेगा, क्योंकि करंट ज़्यादा है इस बार। तो करंट अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़्यादा वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। फिर हमने रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाना चालू कर दिया, और टू आवर सरप्राइज ये हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए या इस करंट को रोकने के लिए भी हमें सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ी। मतलब उसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ये वाला करंट भी रुक गया, या ये वाला करंट का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी रुका। हमने और इंटेंसिटी बढ़ा दी, इसमें इंटेंसिटी पाए, अब करंट और ज़्यादा बढ़ गया, पर इस ज़्यादा करंट को रोकने के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही लगा। इसका मतलब आप करंट कितना भी बढ़ा लो, इंटेंसिटी कोई भी इंटेंसिटी हो, कितना भी करंट हो, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए या उस करंट को रोकने के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा था। ये अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि दिमाग में ये था कि अगर ज़्यादा करंट है तो शायद उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा। हम क्लासिकली एक्सप्लेन तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन कुछ नहीं,
स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम लग रहा था, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी हो। तो इसका मतलब एक सिंपल चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना पोटेंशियल लगेगा ये इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, या इवन करंट पे भी डिपेंड नहीं कर रहा था कितना करंट फ्लो हो रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डजंट डिपेंड ऑन करंट, या इंटेंसिटी पहले लिख देते हैं, इंटेंसिटी और करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। करंट कितना है, देखो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी कम होगा तो करंट भी कम होगा। तो चाहे आप इंटेंसिटी बोलो या करंट बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। करंट कितना ज़्यादा है, इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है या कम है, इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल सारे करंट के लिए, सारे इंटेंसिटी जो भी हमने डाला था, ब्लू कलर की लाइट ज़्यादा डालो या कम डालो, ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करो या कम करंट प्रोड्यूस करो, रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम लग रहा था। समझे? तो हमारा ध्यान गया कि हमने यहाँ पे फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रखा है, मतलब हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया। ब्लू कलर की लाइट ली तो ब्लू कलर की ही लाइट ली। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे, मतलब हमने इन द सेंस वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने किया। अभी बोलने का तरीका है कि हमने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सब आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मुझे समझ में आया है। तो उन्होंने क्या किया कि अब फ्रीक्वेंसी बदलना चालू किया। उन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखते हैं, इंटेंसिटी फिक्स रखते हैं, इंटेंसिटी और करंट को एक जैसा सेम रखा और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्राई किया। तो ये वापस से पूरा का पूरा ग्राफ ही आपका अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे प्लॉट किया गया। तो ये फिफ्थ चीज़ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि यहाँ पे आपका फिक्स्ड इंटेंसिटी था, इस बार इंटेंसिटी को फिक्स रखा और इंटेंसिटी को फिक्स रखने की वजह से करंट भी फिक्स हो गया था, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, इस बार फ्रीक्वेंसीज बदल दिया गया, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ब्लू कलर का लाइट लिया, उसके बाद फिर आपका वॉलेट कलर का लाइट लिया, ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट लिया, फिर उसके बाद ग्रीन कलर का लाइट लिया। तो हम तीन फ्रीक्वेंसी क्या फिक्स करेंगे, मान लो जैसे ग्रीन, येलो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, येलो और येलो के बाद जितने भी आपके रेडिएशन होंगे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले, उस पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, मान लो ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो हम मान लेते हैं हम लोगों ने ये तीन कलर यूज़ किया, या ग्रीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, तो हमने ब्लू यूज़ किया, इंडिगो यूज़ किया, वॉयलेट यूज़ किया। तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज़ किया हम लोगों ने। सबसे कम फ्रीक्वेंसी ब्लू की होगी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की होगी, और हमने इंटेंसिटी तीनों का सेम रखा। इंटेंसिटी सेम रखा तो ऑलमोस्ट आपका करंट तीनों के केस में सेम ही था, तीनों फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, फिर से आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ और करंट के बीच में ग्राफ। तो ये आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल V, एक सेकेंड, पोटेंशियल V, और यहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल की बात करेंगे हम लोग, रिटार्डिंग पोटेंशियल -V। चलिए देखते हैं। अब देखो क्योंकि यहाँ पे तीनों की तीनों इंटेंसिटी सेम थे, तो ये वाला जो ग्राफ होगा तीनों के लाइट के लिए सेम होगा। हल्का सा वेरिएशन आ सकता है पर वो नेग्लिजिबल होगा। हम मान के चलेंगे तीनों की इंटेंसिटी सेम थी, तीनों का करंट सेम था, तो ये तीनों का इंटेंसिटी सेम है, हमने फिक्स रखा, तो आपको तीनों का ग्राफ आपको एक जैसा दिखाई देगा। अब सबसे पहले मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे ब्लू कलर का लाइट, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट यूज़ किया, आपने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाया, करंट थोड़ा सा बढ़ा, फिर सैचुरेट हो गया। अब उसके बाद फिर उसको बैटरी को उल्टा करके रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाओ। तो जब रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया ब्लू कलर के लाइट को, तो ब्लू कलर जो है मान लो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे यहाँ पे आकर रुक गया, इसको हम लोग V01 बोलेंगे, -V01। ये आपकी ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू1 फ्रीक्वेंसी को अब हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से का शेप रहता है इसका, ये पहली फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अगला इंडिगो यूज़ किया गया, मान लेते हैं इंडिगो यूज़ किया जो कि इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है। तो इसका इस साइड वाला ग्राफ सेम था क्योंकि आपने इंटेंसिटी सेम रखा था, जितना इंटेंसिटी उसका रखा था इतना इंटेंसिटी इसका भी रखा था, तो ग्राफ ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम था, पहले बढ़ा और सैचुरेट हो गया। करंट भी सेम है, सेम करंट है।
अब आपने क्योंकि इंडिगो लाइट यूज किया है तो यहाँ ये देखा गया सेम करंट को रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बार अलग लगा -V02, और इस बार फ्रीक्वेंसी जो आपकी थी वो ν2 थी। समझ रहे हो कि नहीं? अजीब नहीं हो गया? मतलब सेम करंट है, उसको रोकने के लिए आपका अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब ज़्यादा पोटेंशियल लगा आपको उसको रोकने के लिए, जबकि करंट सेम है, बस फ्रीक्वेंसी अलग है। अलग कलर का लाइट यूज़ किया था आपने इसके लिए, और फिर वॉयलेट का जब यूज़ किया गया, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा, तो इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज़्यादा आ गई -V03, और इसकी फ्रीक्वेंसी ν3। सिंपल सी बात है। ν1 इज ग्रेटर देन ν3 इज ग्रेटर देन ν2 विच इज ग्रेटर देन ν1। जितना ज़्यादा आपका फ्रीक्वेंसी लाइट का यूज़ किया गया, जबकि करंट सेम है, पहले बता रहा हूँ इंटेंसिटी भी सेम है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज़ किया गया उस केस में उस करंट को ज़ीरो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा। अब अगर आप माइनस साइन को भूल जाओ, सिर्फ वैल्यूज़ को देखो, तो वैसी बात है सबसे ज़्यादा V03 है। V03 स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ग्रेटर देन V02 विच इज़ ग्रेटर देन V01। अब ये भैया लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ा, ये कैसे हो रहा? जब करंट सेम है तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों लग रहा है? हमने फ्रीक्वेंसी अलग डाला है, फ्रीक्वेंसी में ऐसी क्या चीज़ है? तो हमें यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ नज़र आया जो हम कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, देखो वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ? कौन सी फ्रीक्वेंसी का लाइट डाल रहे हो आप, उस पर डिपेंड करता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन मतलब कौन सी लाइट जो आप फेंक रहे हो वहां पे, इंसिडेंट रेडिएशन, एंड नॉट ऑन इट्स इंटेंसिटी। ये भैया अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, करंट पे डिपेंड नहीं करता। वेल, ये तो दिमाग हिलाने वाला चीज़ था स्टॉपिंग पोटेंशियल का, कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, समझे? तो ये अगेन एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो आप यहीं से देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा था। तो जब ग्राफ प्लॉट किया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस पे, तो ये ग्राफ आपको एक स्ट्रेट लाइन मिला। स्ट्रेट लाइन पासिंग ओरिजिन से पास तो नहीं हो रहा था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट को कट कर रहा था। अब ये कट क्यों कर रहा है? ये जहाँ पे कट कर रहा था एक्चुअली वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर आप यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी पहले से रुका हुआ रहेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोकने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पहले से रुका रहेगा क्योंकि एमिशन ही नहीं होगा, समझे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे एमिशन ही नहीं होगा, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो ही रहेगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जितना भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे प्रोपोर्शनली आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो यहीं पे दिख रहा है जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है? ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ एक्सपेरिमेंटली मिला था यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, समझे? तो ये सारे के सारे आपके ऑब्जर्वेशंस थे, इन्हीं को छांट के अलग अलग करके आपके बुक में 9 ऑब्जर्वेशंस में डाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने 6 ऑब्जर्वेशंस लिखे ज़रूर हैं, पर टेक्स्ट बुक के सारे 9 ऑब्जर्वेशंस मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो उन्होंने एक ही ग्राफ में अलग अलग हिस्सा समझाया, जैसे इसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पॉइंट में ये बढ़ता हुआ दिखाया, कांस्टेंट दिखाया, दूसरे पार्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल का दिखाया। तो जो भी 9 पॉइंट्स आपके बुक में दिए गए हैं वो सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस थे, और इन ऑब्जर्वेशंस को क्लासिकल फिजिक्स, उस समय जो लोग फिजिक्स जानते थे उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करना मुश्किल था। हम भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा बिहेवियर और ऐसा इफेक्ट इसको, या जो भी रिजल्ट हमारे पास था, इसको एक्सप्लेन कैसे करें।
और ऐसा क्यों हो रहा है, समझे। आगे बढ़ते बच्चों, और यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इसके जो भी रिजल्ट्स हमने देखे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे मिला। तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया फाइनली आपके आइंस्टाइन द्वारा। आइंस्टाइन वन ऑफ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट एट दैट टाइम, उन्होंने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया। तो हम देखेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, उसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को, क्या है इनका एक्सप्लेनेशन और किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया, यही हम लोग अब देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मैक्स प्लैंक के पहले मैक्स प्लैंक बोल रहा हूँ मैं, आइंस्टाइन के पहले उसी समय में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। अब मैक्स प्लैंक एक्चुअली उस समय ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी कर रहे थे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है कि देखो अगर आप किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हो, ब्लैक बॉडी के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी याद है ना। जब आप उसको हीट करोगे किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उस टेम्परेचर पे वो एनर्जी एमिट करता है, रेडिएशन बाहर निकालता है ना, और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी एमिट करते जाता है। और अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट करते हो वेवलेंथ और इंटेंसिटी का, किस वेवलेंथ पे कितना लाइट वो बाहर निकाल रहा है, तो ग्राफ ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। और आपको अगर याद होगा तो ये लैम्डा मैक्स मतलब वो वेवलेंथ है जिसका सबसे ज़्यादा लाइट या सबसे ज़्यादा रेडिएशन वो बाहर निकालता है। तो अब ये ग्राफ ऐसे क्यों आ रहा था, मतलब ये ऊपर गया फिर नीचे आया, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी किसी को मिल नहीं रहा था। और इसी ग्राफ को, इसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्लैंक समझने की कोशिश कर रहे थे और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझ सकते हैं अगर आप ऐसा मानो, अगर आप ये मान के चलो कि जो हमारा लाइट है या जो भी रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं, अगर आप ये मान के चलो कि ये वेव ना होकर छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आगे ट्रैवल कर रहा है। ये अपने आप में बहुत अजीब बात थी जो मैक्स प्लैंक ने सामने आइडिया रखा था कि लाइट जो कि एक वेव है, ये अब तक इस्टेब्लिश हो गया था। देखो लाइट की कहानी बहुत पुरानी थी, आपको याद होगा मैंने वेव ऑप्टिक्स में आपको बताई होगी कि पहले लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट है क्या, न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थियरी दी थी कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पर बाद में वो थियरी फेल हो गई। उसके बाद फिर हाइगन आए, उन्होंने बोला कि ये वेव है, पर उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कोई बात नहीं होती थी क्योंकि वो डिस्कवर नहीं हुआ था। तो दो ही ऑप्शन था, या तो ट्रांसवर्स वेव हो सकता है या तो लॉन्जिट्यूडनल वेव हो सकता है। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड से पास होता है, पर हमें पता है कि लाइट हर मीडियम से पास होता है, तो उन्होंने बोला कि ये लॉन्जिट्यूडनल वेव ही होगा। पर अगर ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो उसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो लोगों ने सवाल उठाया कि भाई सन से अर्थ के बीच में तो वैक्यूम होता है, तो कैसे लाइट ट्रैवल कर जाता है। तो उन्होंने बोला कि सन से अर्थ के बीच में एक मीडियम होता है, ईथर वाला मीडियम, उन्होंने अपने तरफ से बताया, और उसमें से लाइट ट्रैवल हो जाता है। हालांकि हाइगन ने अपने वेव थियरी के बेसिस पे कि लाइट एक वेव है, ये थियरी देने के बाद बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, पर स्टिल एक क्वेश्चन था कि फिर लाइट ट्रैवल कैसे करता है और सच में ये मीडियम एग्जिस्ट करता है कि बात बनाई गई है। आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और उस एक्सपेरिमेंट से बाद में फाइनली ये क्लियर हो गया कि ऐसा कोई मीडियम नहीं है। सवाल ये रह गया हाइगन के वेव थियरी के बाद भी कि आखिर लाइट वैक्यूम से कैसे ट्रैवल करता है अगर वो एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो। पर फिर एक साइंटिस्ट मैक्सवेल, उस समय फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी हो गई थी, तो मैक्सवेल ने कहा कि लाइट लॉन्जिट्यूडनल वेव नहीं बल्कि मैकेनिकल वेव है ही नहीं, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। तो फाइनली लास्ट क्लास तक हम ये क्लियर हो चुके थे कि लाइट एक वेव है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो वेव के फॉर्म में आगे ट्रैवल करता है। अब वेव है तो वेव कंटिन्यूस होगा, और इसके में बहुत सारे सबूत भी मिले थे, क्योंकि लाइट इंटरफेरेंस दिखाता है, लाइट डाइफ्रैक्शन दिखाता है, ये सारे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है या एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है कि लाइट अपने आप में एक वेव है। क्योंकि अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो पार्टिकल्स का इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है बताओ। सवाल बस यही है ना कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है। पार्टिकल हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि अगर मान लो दो स्लिट है हमारे पास, इसके थ्रू अगर हमने लाइट भेजा तो सामने हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिख जाता है। कैसे दिखता है इंटरफेरेंस पैटर्न, तो यहाँ पे लाइट डार्क मतलब ब्राइट डार्क ऐसे बैंड्स बन जाएंगे, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क।
अब ये काम सिर्फ और सिर्फ वेव ही कर सकता है, इस तरीके का इंटरफेरेंस। नहीं तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो पार्टिकल्स है, तो तुम अगर बहुत सारा पार्टिकल फेंकोगे दो होल से ऐसे, तो तुम्हें ऐसा मिलेगा क्या कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल जमा हो गए, फिर बीच में खाली होगा, फिर जमा हो गया, फिर बीच में खाली होगा। और ब्राइटनेस देखो हर एक बैंड का सेम था। इसका मतलब अगर तुम पार्टिकल फेंकते हो तो जितने पार्टिकल्स यहाँ जमा हुए उतने ही यहाँ जमा हुए, उतने ही जमा हो गए यहाँ पे, और बीच बीच में गैप मिलेगा। ऐसा होने वाला है क्या? अगर दो होल से आप पार्टिकल्स फेंकोगे तो बात सिंपल है, जो होल है उसके सामने ज़्यादा पार्टिकल जमा हो जाएगा, थोड़ा बहुत बीच में भी आएगा, और जो दूसरा होल है उसके सामने ज़्यादा जमा हो जाएगा। तो अगर लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाना चाहिए था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाना चाहिए था दो स्लिट के सामने, और बीच में थोड़ा बहुत ब्राइटनेस होता, तो ये पार्टिकल नेचर हम मान सकते थे कि हाँ भाई पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। लेकिन ये दिखा इस तरीके से रहा था। और ऐसा क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम उन्होंने देखा था कि भाई ये जो दो वेव्स यहाँ से निकलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ऐसा होता है। तो इंटरफेरेंस जो है वो वेव का ही हो पाएगा, और इंटरफेरेंस क्योंकि यहाँ पे हो रहा है लाइट का, तो ये बता रहा है कि भाई आपका लाइट जो है वो एक वेव है। वैसे डायफ्रैक्शन भी क्लियर कर देता है कि लाइट एक वेव है। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब स्टडी कर रहे थे मैक्स प्लैंक, तो उन्होंने बोला कि देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रैवल ना करके छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, और इन छोटे छोटे पैकेट्स के पास एनर्जी होगा। अगर आप ऐसा मानते हो तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करना सिंपल हो जाएगा। आप तब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सकते हो इस अजम्पशन के बेसिस पे। उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा है तो आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा ले जाओगे। और उन्होंने एक चीज़ और बोला कि इस एक फोटोन की जो एनर्जी होगी, इसको उन्होंने बोला कि जो भी पार्टिकल्स है इसको तुम एक पैकेट जो होता है इनका, इस लाइट के पैकेट का, सॉरी लाइट का जो पूरा ये पैकेट्स है, इसका एक पैकेट जो होगा उसको उन्होंने फोटोन नाम दिया। ये फोटोन बोलेंगे इसको हम लोग, लाइट के एक पैकेट को। अ पैकेट ऑफ लाइट आप बोल सकते हो, अ पैकेट ऑफ लाइट। देखो अब ऐसा होता है कि नहीं होता है इसका कोई क्लियर आइडिया नहीं है, किसी ने देखा नहीं है इस चीज़ को, आपको लाइट में कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन इसकी वजह से अगर मान लो आपका जो भी एक्सपेरिमेंट है अगर वो एक्सप्लेन हो जा रहा है तो हम इसे सही मान लेते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि देखो आप यहाँ अभी फिलहाल ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए मान के चलो कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल कर रहा है, ना कि वेव के फॉर्म में। एक पैकेट को हम एनर्जी बोलेंगे, और एनर्जी एक पैकेट की जो एनर्जी होगी उसका वैल्यू होगा एच न्यू, जहाँ पे एच इज़ नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.626 ही होता है ना। एक बार चेक कर लेना, इसका कंफर्म कर लेना, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और यहाँ पे हाँ आई थिंक यही होता है। और जो न्यू है यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। जो भी फोटोन की हम बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने ये सिंपल कहा कि आपका जो फोटोन का एनर्जी है वो डिपेंड करेगा उसके फ्रीक्वेंसी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा फोटोन का एनर्जी होगा, या उतना ही ज़्यादा उस लाइट के फोटोन का एनर्जी होगा। ऐसा थियरी इन्होंने दिया, और उसके बाद फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा ऐसा होता है। अब जब आइंस्टाइन को ये बात पता चली कि हाँ देखो भाई एक थियरी तो है मार्केट में, मैक्स प्लैंक की थियरी है जिसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया, तो आइंस्टाइन ने इसे जनरलाइज कर दिया। आइंस्टाइन ने बोला बात सही कर रहा है वो। और यहाँ देखो लाइट, जिसको हमने स्टार्टिंग में न्यूटन ने पार्टिकल जैसा बोला था कि पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया था क्योंकि बाद में वेव नेचर आ गया। हाइगन ने कहा वो वेव है, उन्होंने कहा वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है, पर बाद में फाइनली जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी हुई थी तो मैक्सवेल ने कहा कि हाँ भाई देखो ये तो आपका वेव है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अब तक हम मान चुके थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, और इसीलिए वैक्यूम में ट्रैवल कर जा रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, डायफ्रैक्शन हो रहा है, इससे क्लियर हो गया कि लाइट एक वेव है। लेकिन अब गुत्थी यहाँ उलझ गई जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन सामने आया, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए
लाइट की ये थियरी काम नहीं आ रही थी। मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर आप लाइट को वेव मान के चलोगे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ऐसा ग्राफ क्यों आ रहा है ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप लाइट को पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ऐसा अज्यूम करोगे, तब ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन हो जा रहा है। अब पैकेट के फॉर्म में कोई वेव कैसे हो सकता है? अगर एक एक पैकेट तुम्हारे सामने रखा है तो वो तो किसी पार्टिकल जैसा ही होगा। आप पैकेट्स को गिन सकते हो, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट। इसका मतलब क्या? गिन किसको सकते हो आप एक एक करके? पार्टिकल्स को ही गिन सकते हो ना। वेव को कैसे गिना जा सकता है? वेव तो पूरा कंटिन्यूस होता है। तो डिस्क्रीट होना, अलग होना, एक एक करके पैकेट्स के फॉर्म में होना, गिनना, ये पार्टिकल होने की निशानी है, यानी कि ये मैटर होने की निशानी है। लेकिन इसमें गड़बड़ ये भी था, ये कुछ अलग टाइप का ही पार्टिकल था। इसका मास नहीं था। मास तो अभी भी नहीं है ना, मास पहले भी नहीं था, और पैकेट के फॉर्म में आने के बाद भी फोटोन का कोई मास नहीं था। उसको हम रेस्ट मास बोलते हैं, कि आपका फोटोन कभी रेस्ट पे नहीं आ सकता, उसका कोई मास नहीं है। लेकिन पैकेट के फॉर्म में है, गिन सकते हो। ये प्रॉपर्टी पार्टिकल की है, मैटर की है। अब फिर यहाँ पे बात फंस गई कि लाइट को हम वेव बोले कि पार्टिकल बोले। क्योंकि वेव बोलोगे तो ये कैसे, ये तो गड़बड़ है ना, ऐसे तो वेव होता नहीं पैकेट के फॉर्म में। और पार्टिकल बोलोगे, अगर ये फोटोन के फॉर्म में ही है, पार्टिकल ही है, तो फिर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन कैसे हो रहा है ना। तो आइंस्टाइन से जब पूछा गया तो आइंस्टाइन ने बोला देखो, वो अब लाइट पे डिपेंड करता है। लाइट कहीं कहीं पे वेव की तरह बिहेव करता है। जैसे मान लो अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, डायफ्रैक्शन हो रहा है, ऐसे केस में लाइट को आपको वेव की तरह मानना पड़ेगा, तो ही आप इंटरफेरेंस एक्सप्लेन कर पाओगे। उस समय वो, उसके पास फोटोन या पार्टिकल का नेचर नहीं होता है। लेकिन जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात आएगी या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आएगी, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए भी आइंस्टाइन ने इसी फोटोन की थ्योरी, इसी लाइट के पार्टिकल की थ्योरी का सहारा लिया था। तो आइंस्टाइन ने कहा जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना हो या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात हो, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के समय, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के समय, लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में नहीं बल्कि पैकेट के फॉर्म में बिहेव करता है, पैकेट जैसा बिहेव करता है, पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो सबने बोल दिया कि इसके पास डुअल नेचर है। रेडिएशन का हमारे पास डुअल नेचर आ गया। डुअल मतलब दोगला नेचर। लाइट जो कि एक्चुअली में रेडिएशन माना जा रहा था, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन के टाइम पे वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। जब बात आई ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तब वो वेव की तरह बिहेव ना करके बल्कि पार्टिकल की तरह पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। अब इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन हुआ? जैसे ये नेचर सामने आया, जैसे ये थियरी सामने आई, इससे अब जितने भी हम लोग ने रिजल्ट्स देखे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो सब एक्सप्लेन कर सकते हो। एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। आइंस्टाइन ने अपना एक इक्वेशन दिया, वो इक्वेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आइंस्टाइन्स इक्वेशन। और उसके बाद एक एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे या एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या बोला कि देखो, अगर आपका पास मान लो मेटल प्लेट है, इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकलना है तो कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देना पड़ेगा या उसको चाहिए होगा, जिसको लेके वो बाहर निकल सकता है। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोला गया वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर निकलने के लिए। अगर आप इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी मिल गया तो वो फिर मेटल प्लेट से बाहर आ जाएगा। ठीक है। आइंस्टाइन ने क्या बोला कि देखो, इस पर पड़ता है एक, मान लो लाइट का एक फोटोन पड़ा। अब क्योंकि लाइट फोटोन के पार्ट में ट्रैवल कर रहा है और उसकी एनर्जी क्या होगी बताओ? एच न्यू होगी। ये एनर्जी जब इस पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसे एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी एनर्जी अपने अंदर ले लेगा। और उसके बाद फिर अगर इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, वर्क फंक्शन का मतलब है कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल प्लेट से बाहर निकलने के लिए। मान लो आपका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये जो फोटोन तुम डाल रहे हो, इस फोटोन की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। समझ गए?
अब देखो अगर मान लो आपका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आपने मान लो जो एनर्जी आप इसको दे रहे हो वो एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दे रहे हो, तो अगर उसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, पूरा फोटोन वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, पर उसे बाहर निकलने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत थी। तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ करके वो बाहर निकल आया, तो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का क्या होगा? वेल, बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होगा वो इसके काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। जो भी इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेंड कर पाए, तो इसके पास जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगा, ये जो बचा हुआ एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन क्लियर था आइंस्टाइन के हिसाब से। आप जो भी फोटोन फेंकोगे उसकी जो भी एनर्जी होगी एच न्यू, वो 2 पार्ट में यूटिलाइज होगा। इसका कुछ हिस्सा जाएगा वर्क फंक्शन में, और बाकी बचा हुआ हिस्सा किस में चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आया? तो ये आपका आइंस्टाइन का इक्वेशन। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लो आपने एच न्यू इतनी एनर्जी वाला एक फोटोन फेंका, इलेक्ट्रॉन ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, उसमें से 5 अमाउंट ऑफ एनर्जी वो यूज कर लेगा किसमें? वर्क, एज अ वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में उतना यूटिलाइज हो जाएगा। अब एच न्यू माइनस 5 इतनी एनर्जी बच गई, ये बची हुई एनर्जी चले जाएगी इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में। समझ गए? 5 को यहाँ भेज दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि इतनी एनर्जी थी इसके पास, इसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क फंक्शन में चला गया, बाहर निकलने में चला गया, जो बाकी एनर्जी बच गया वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में चला गया। ये आपका इक्वेशन यहाँ पे बनता है। समझ गए? ठीक है। अच्छा, इसमें आप इसको अलग अलग फॉर्म में यूटिलाइज इसको लिख सकते हो इस इक्वेशन को। इसमें एक चीज़ याद रखना, फोटोन के लिए एक और इक्वेशन वैलिड है। देखो आपका जो फोटोन या लाइट है, लाइट के लिए अगर मान लो लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है उसके स्पीड का, स्पीड ऑफ फोटोन, फोटोन बोल लो या फिर लाइट बोल लो, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो स्पीड होता है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब न्यू क्या है बताओ? न्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है। तो लाइट के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लाइट का स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा लिख सकते हो, या फिर एक तो ये फॉर्मूला बन गया, या फिर आप लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू लिख सकते हो। कि इसी में से उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से 2 फॉर्मूला बना दिया। तो ये फॉर्मूला भी आप फोटोन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो न्यू की जगह पे आप क्या कर सकते हो? c बाय लैम्डा भी डाल सकते हो। पर फिलहाल मैं फ्रीक्वेंसी के मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना होगा तो आप न्यू यूज़ करो, और अगर आपको वेवलेंथ के टर्म्स में चाहिए तो न्यू की जगह पे आप c बाय लैम्डा यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं इस इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन मिलेगा अगर कुछ चेंजेस यहाँ पे हमें करना होगा तो वो हम लोग कर लेंगे। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ रहा था, अगर आपको याद होगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या चक्कर था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग न्यू नॉट लिख देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। तो अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। हमने ये देखा कि देखो अगर मान लो कोई मेटल प्लेट है, उसमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट जब तक नहीं डालोगे तब तक उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। मतलब उसकी जो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, या तो उस फ्रीक्वेंसी के लाइट उस पर डालो या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट डालो। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डालोगे और तुम चाहे कितना भी इंटेंसिटी का लाइट डाल लो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि यार ऑरेंज लाइट हमने डाल दिया इतना सारा, रेड लाइट डाल दिया हमने इतना सारा, पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। लेकिन जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पार हुआ और ग्रीन कलर का लाइट लिया हम लोगों ने, तो थोड़ा सा भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद का जो फ्रीक्वेंसी वाला लाइट है वो थोड़ा सा भी लाइट डाला, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही एनर्जी डाला, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या चक्कर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन की, तो आइंस्टाइन ने क्या कहा, लाइट जो है पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड लाइट की। ठीक है, मान लेते हैं रेड लाइट है और रेड लाइट के यहाँ पे फोटॉन्स है, और हम मान लेते हैं देखो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, फोटॉन की जो एनर्जी होती है E = h न्यू होती है, तो इसकी एक फोटॉन की एनर्जी इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी कम रहा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा फोटॉन की, उस एक फोटॉन की एनर्जी कम होगी। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि रेड कलर का इतना ही एनर्जी होता है, लेकिन कोई भी कलर ले लो, एक XYZ कलर ले लो, XYZ रेडिएशन ले लो, उसके एक फोटोन की एनर्जी मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और मैंने मेटल प्लेट पे ये एक फोटोन फेंका, मान लो इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो लेट्स से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैंने रेड कलर का एक फोटोन फेंका, अब रेड कलर का एक फोटोन फेंकोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये बताओ। इसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, सॉरी वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पर इसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे निकाल पाएगा? तो आप बोलोगे कि सर एक काम करो, ऐसे 6 फोटोन फेंक देते हैं हम लोग, 3 4 5 6 फोटोन फेंक देते हैं। अब 6 फोटोन अगर आप 1 वोल्ट का यहाँ पे फेंकोगे तो आपने टोटल कितनी एनर्जी दी इसको, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी। रेड कलर के लाइट से आपने फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी, सॉरी रेड कलर के लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि आप अब जल्दी जल्दी फोटॉन्स फेंक रहे हो और नंबर ऑफ फोटॉन्स आपने बढ़ा दिया उतने टाइम में। इससे क्या होगा बताओ? इससे अब देखो यहाँ पे इसको मिल रहा है टोटल, मान लो 6 फोटॉन मैंने फेंका, तो 6 फोटॉन फेंका, हर एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दी इसको, लेकिन इलेक्ट्रॉन तब भी नहीं निकलेगा। रीज़न क्या है देखो, अब इसमें पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटॉन मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास एक फोटॉन जाएगा और फोटॉन को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो अगर मान लो हमने 6 फोटॉन फेंका है तो ये 6 फोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगा, और उसमें फिर हर एक इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। चाहिए कितना निकलने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप 10 फोटॉन फेंक दोगे तो वो 10 इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, पर हर फोटॉन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है ना। 10 फोटॉन फेंकने से आपने एनर्जी तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दे दी, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एक एक फोटॉन के पास है। तो अगर आप 10 फोटॉन फेंक रहे हो तो आपने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी है, निकलने के लिए 4 ही चाहिए, पर आप वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कर रहे हो, 10 अलग अलग इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। तो अगर आप 10 फोटॉन भी फेंकते हो तो वो 10 अलग अलग इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को तो 1 वोल्ट की एनर्जी मिली ना, और निकलने के लिए कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप अगर इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते भी जाओगे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। समझ गए? चलो अब दूसरा कलर यूज करते हैं, मान लेते हैं हम लोग ऑरेंज यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑरेंज का अगर मान लो एक फोटॉन है, उसकी एनर्जी लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर आप इसको भी अगर मेटल प्लेट पे डालते हो, वर्क फंक्शन इसका कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं निकलने वाला है। आपने क्या किया, ऑरेंज कलर की लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, आपने 5 फोटॉन्स फेंक दिए, 5 फोटॉन्स फेंक दिए 3-3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया बताओ, 5 3 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये 5 फोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन को एक ही फोटॉन मिलेगा जिसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऑरेंज की, निकलने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ऑरेंज से भी नहीं निकलेगा। ठीक है, ऑरेंज के बाद मान लेते हैं विद योर येलो आता है, लेट्स से येलो है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि येलो के एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है, जिससे कि एक फोटॉन की एनर्जी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके एक फोटॉन की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आपने अब येलो कलर का एक फोटॉन भी फेंक दिया, सिर्फ एक फोटॉन, तो वर्क फंक्शन कितना है इसका, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। बस अब आपको ज्यादा इंटेंसिटी येलो कलर की देने की जरूरत नहीं है, हल्का सा भी एक फोटॉन में फेंका तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, क्योंकि जितना इसको चाहिए एग्जैक्टली इतना ही एनर्जी इसके पास है। अब जितना इसको चाहिए एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी इसके पास है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी,
क्योंकि जितना एनर्जी चाहिए था एग्जैक्टली उसको इतना एनर्जी मिला। तो बाहर निकलने के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा, इसको 0 मिलेगा, क्योंकि सारा एनर्जी तो इसने किस में यूटिलाइज कर लिया, बाहर आने में यूटिलाइज कर लिया। अब मान लो ये जो फोटोन तुम फेंक रहे हो इसकी एनर्जी उतनी ही है, मिनिमम एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन बस बाहर निकल आए। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी यही आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब इस येलो कलर का, इस केस में येलो कलर की बात कर रहा हूं मैं, इसका जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो एनर्जी होगी वो एच न्यू नॉट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जो एनर्जी होगी फोटोन की वो कितनी होगी, एच न्यू नॉट होगी, एच न्यू नॉट। और ये एनर्जी आपकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, वर्क फंक्शन भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल आता है, पर क्योंकि अब इसके पास एनर्जी बचा ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर मैं बहुत सारा रेड लाइट भी डालता हूँ, बहुत सारा ऑरेंज का लाइट भी डालता हूँ, पर जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं पहुँचेगा उससे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसके पहले एक एक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन के पास जाता तो है, पर एक फोटोन की एनर्जी बहुत कम होती है। आपको एक फोटोन की एनर्जी बढ़ानी होगी। तो हमने येलो लाइट के एक फोटोन की एनर्जी देखी, वो इसके इक्वल निकला, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। समझ गए? अब इस एच न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी जो होगा, इसका वैल्यू, इसका जो भी एनर्जी है एच न्यू नॉट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो देखो इसके वर्क फंक्शन के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, जहाँ पे न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे आया, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट h मल्टीप्लाइड बाय न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए, ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि ये क्यों आ रहा था। क्लियर है? सेकंड हम लोग बात करते हैं नो टाइम लैग की। नो टाइम लैग, टाइम लैग नहीं हो रहा था, याद है ना? लाइट जैसे ही पड़ रहा था इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहा था, जबकि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन थोड़ा टाइम लेगा उसे एब्जॉर्ब करने में और उसके बाद उसे बाहर आना चाहिए, पर टाइम गैप था ही नहीं। जैसे ही आपका लाइट पड़ा वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहा था। तो अब क्योंकि आपने लाइट को फोटोन के फॉर्म में मान के चला आपने कि हाँ भाई ये फोटोन के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, जो कि बिहेव करता है, ये फोटोन है ना, जो कि बिहेव करता है, बिहेव्स एज पार्टिकल, बिहेव्स एज पार्टिकल। अब क्योंकि ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन से आके टकरा जाता है, और टकराने के बाद अगर मान लो सामने वाला मूव कर जाता है तो उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है और कोई पीछे से अगर मान लो टकराता है तो बहुत जल्दी मूव कर जाएगा वो, समझे? तो यहाँ ऐसा माना जाता है कि फोटोन जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, टकरा के उसको निकाल दे रहा है। हालांकि वो एब्जॉर्ब करके निकालता है, पर एब्जॉर्प्शन इतना फास्ट होता है कि आप मान सकते हो कि फोटोन पार्टिकल की तरह है और इलेक्ट्रॉन को टकरा के बाहर निकाल देता है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि देयर इज कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटोन आप पार्टिकल जैसा है तो उसको आप पार्टिकल की तरह टकरा भी सकते हो, दूसरे पार्टिकल से वो टकरा भी सकता है। सो इट्स लाइक अ कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए कोई टाइम गैप नहीं है, क्योंकि ये कोलिजन की तरह का सिचुएशन आ गया है, लगते ही बाहर निकल गया, हेंस देयर इज नो टाइम लैग। तो ये सेकेंड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, उसके बाद और क्या एक्सप्लेनेशन था, अगर आपको याद होगा थर्ड केस में चलते हैं। थर्ड केस में क्या था बताओ? फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, कि आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे बाहर निकलता है तो सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि एक सेकंड में आप कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स फेंकते चले जा रहे हो। अगर आप एक सेकंड में 5 फोटॉन फेंक रहे हो तो मान लेता हूँ मैं इंटेंसिटी कम है। अब उसी एक सेकंड में उसी मेटल प्लेट पे अगर मैं 10 फोटॉन फेंकता हूँ तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि उतने ही टाइम में आप नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा कर दे रहे हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने 4 फोटॉन फेंका, इंटेंसिटी कम रखा हमने, 4 फोटॉन फेंका, एक सेकंड में सब बातें हो रही हैं, टाइम फिक्स कर दो आप। अगर आपने एक सेकंड में 4 फोटॉन फेंका तो फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा
तो 4 इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करवाएगा, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। अब 1 सेकंड में अगर आपने 8 फोटोन फेंक दिया तो वो 8 इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा और 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करवाएगा। तो आपने अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे वो भी डबल हो जाएगा, तो करंट भी डबल हो जाएगा। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा इंटेंसिटी रखोगे लाइट का, ज़्यादा इंटेंसिटी का मतलब आप नंबर ऑफ फोटॉन्स जितना ज़्यादा फेंकोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर आएगा और उतना ही ज़्यादा करंट भी फ्लो होगा। तो इसीलिए आपका जो करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। समझ गए चीज़? थर्ड पॉइंट मैंने आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। फोर्थ पॉइंट क्या था? देखो ये रहा आपका फोर्थ पॉइंट। इसमें आप देख सकते हैं कुछ हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल था, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट के इंटेंसिटी या करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो सिर्फ डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पे देखो अलग अलग इंटेंसिटी के लाइट पे अलग अलग करंट होने के बाद भी सारे करंट का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। अब ये कैसे हुआ? क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दिस वुड बी योर फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहीं पे लिख देता हूं मैं। थर्ड पार्ट हमारा फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन था। फोर्थ पार्ट हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये एक्सप्लेनेशन है, नॉट ऑन इंटेंसिटी, नॉट ऑन इंटेंसिटी। इसमें देखो आपका फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट दोनों कवर हो गया, 4 और 5 दोनों कवर हो गया, ठीक है। क्योंकि फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या था यहाँ पे? फिफ्थ पॉइंट में आपका जब इंटेंसिटी सेम रखा था तो आपका अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जब उन्होंने इसको भेजा था, ये सेम इंटेंसिटी का आपका सेम करंट था। सेम करंट को हमने अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी से इसको लेके आए थे हम लोग, या अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लाइट जब भेजा और हमने सेम करंट रखा, तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, कम फ्रीक्वेंसी मतलब कम स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसी से ये ग्राफ भी आया, ये ग्राफ एक इक्वेशन से आएगा स्ट्रेट लाइन, वो भी हम देखेंगे। तो ये पांचवा पॉइंट था। ये आप देखो कैसे दोनों एक साथ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो अब हुआ क्या, जैसे मान लो यहाँ पे आप क्या करते हो, इंटेंसिटी बढ़ाते हो। पहले हम बात कर लेंगे इंटेंसिटी की। ये आपका मेटल प्लेट है, इस पर आप ब्लू कलर का लाइट डाल देते हो मान लो, या ब्लू कलर का लाइट, हाँ चलो ब्लू कलर का लाइट डाल देते हो। पहले हम लोग ब्लू कलर का लाइट डालेंगे। अब हम लोग पहले इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो आप पहले काम करो, इसके ऊपर एक ही फोटोन फेंको, एक ही फोटोन फेंको। अब मान लो ब्लू कलर की लाइट की इंटेंसिटी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ब्लू कलर की एक फोटोन की इंटेंसिटी कितनी है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका वर्क फंक्शन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप मुझे बताइए कि इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी? जो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलेगा उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी? अगर आपने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन फेंका जो कि ब्लू कलर का है, मान के चलते हैं ऐसा, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खत्म हो गया वर्क फंक्शन में ही। अब जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बाहर निकलेगी, जो कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो 7 में से 4 गया तो बचा हुआ एनर्जी कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन को रोकना है अगर मान लो, तो आपको उतनी एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल से देना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। तो इसका कुछ ना कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। अब देखो मैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लू कलर की ही फ्रीक्वेंसी रख रहा हूँ। अगेन सेम ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी रखता हूँ मैं, सेम ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 3 फोटोन फेंक रहा हूँ। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल मैंने कितना 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दे दिया। अब अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दिया है तो करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया, याद रखना, ब्लू है तो ब्लू है। अब मैं ज़्यादा फोटॉन्स फेंक रहा हूँ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और करंट ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपने इंटेंसिटी तो बढ़ा दिया, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक फोटोन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन के पास ही पहुंचेगा ना।
आपने 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर आप फोटोन फेंकता है आपने, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, और तीनों इलेक्ट्रॉन का अपना अपना काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो तो इतना ही होगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबका अपना अपना वर्क फंक्शन कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एक फोटोन एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और सेम काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही निकालेगा। समझे? अगर आपने ब्लू कलर के 50 फोटोन फेंके तो वो 50 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, और हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही। अब फिर से हमको रोकना किसको है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को ही रोकना है। तो फिर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को ही रोकना था, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ही रोकना है। और अगर आप ब्लू कलर के 50 फोटोन को फेंकोगे तो 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और मैं पोटेंशियल तो एक ही बार लगा रहा हूँ ना, जैसे एक बार पोटेंशियल लगा दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इतना एनर्जी देने वाला, वो सारे इलेक्ट्रॉन को रोक देगा एक साथ। तो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सब में सेम ही लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ये साफ साफ बात है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा, पर इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी अगर आप फिक्स रखोगे तो आप इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना, तो उससे बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बाहर आएंगे, पर हर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी। और अगर आपको इसके काइनेटिक एनर्जी को ही बढ़ाना है इलेक्ट्रॉन के, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी का आपने यहाँ पे फोटोन ले रखा है, उसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, और उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो बात साफ है कि काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप कितना फोटॉन्स फेंक रहे हो, कितना इंटेंसिटी फेंक रहे हो, बल्कि कितनी फ्रीक्वेंसी का लाइट यूज कर रहे हो आप। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फोटोन, एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी, नॉट ऑन इंटेंसिटी। और उस काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल की एनर्जी चाहिए। तो स्टॉपिंग, अब काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद भी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद भी, करंट ज़्यादा होने के बाद भी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। और इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है अगर हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया। तो जब तक आप फ्रीक्वेंसी नहीं बदलोगे तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका होता है उसमें याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो एनर्जी देता है वो E इंटू वी नॉट, इतनी एनर्जी देता है। मतलब इतनी एनर्जी दे के काइनेटिक एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का उसको रोक देता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो भी रहेगा इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने तरफ से एनर्जी प्रोवाइड करता है वो E इंटू वी नॉट होता है। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वी नॉट क्या होता है, उसका पोटेंशियल, जो हम रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाते हैं। तो इतनी एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, अगर उसको दे दिया तो इलेक्ट्रॉन को वो रोक देगा। समझे? तो हमारे पास यहाँ पे एक और इक्वेशन आया, काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है उसको रोकने के लिए हमें इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल द्वारा एनर्जी दिया जाता है, E इंटू वी नॉट। ठीक है, तो ये एक ग्राफ आ गया। अब हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि आपका जो 5th पॉइंट था ये वाला, कि अगर हम सेम इंटेंसिटी रखें लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बदल दें तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखो, अब ये 5वां पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आगे। अगर मान लो आप डिफरेंट इंटेंसिटीज रखते हो, डिफरेंट इंटेंसिटीज रखते हो एंड सेम फ्रीक्वेंसी रखते हो, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, वो तो काम हमारा हो गया ना। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रखते हो एंड सेम इंटेंसिटी रखते हो, अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड सेम इंटेंसिटी, तो देखो क्या होता है। मान लो हमारे पास मेटल प्लेट है, अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, एक मेटल प्लेट है और इसके ऊपर मैं फोटोन फेंक रहा हूँ। मान लो 3 ही फोटोन फेंकूंगा और हमेशा 3 ही फोटोन फेंकूंगा।
सबसे पहले मैंने ब्लू कलर का लाइट लिया, इसके एक फोटोन की एनर्जी जो है वो हमने कितना देखा था, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मैं यहाँ पे इंडिगो लूँगा, इंडिगो की फ्रीक्वेंसी ब्लू से ज़्यादा होती है ना, तो इसका जो फोटोन है इसमें भी 3 ही फोटोन लूँगा। तो देखो इंटेंसिटी मैंने सेम रखा है, मैंने ब्लू कलर के भी इंटेंसिटी उतना ही रखा है, 3 फोटोन फेंक रहा हूँ, यहाँ पे भी 3 ही फोटोन फेंक रहा हूँ। लेकिन अब क्योंकि इंडिगो के एक फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि इंडिगो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसके एक फोटोन की एनर्जी हो सकती है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वॉलेट लाइट लेता हूँ, वॉलेट लाइट, और वॉलेट लाइट का भी सेम इंटेंसिटी रख रहा हूँ, इसमें भी 3 फोटोन फेंकूंगा मैं। पर वॉलेट लाइट की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होती है, तो वॉलेट लाइट के एक फोटोन की एनर्जी हम मान लेते हैं यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम लोग ने इंटेंसिटी सेम रखा है, तीनों केस में 3 फोटोन 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और आपकी जो इंटेंसिटी और करंट होगा वो तीनों केस में सेम होगा, पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अब इसके एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, और उस हर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी बताओ, 7 डाला, 4 यूटिलाइज हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं ब्लू कलर का लाइट यूज करता हूं तो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आएगा, इतने एनर्जी से बाहर आएगा। इसको रोकने के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना एनर्जी देगा, तो इसका कुछ ना कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया मान लो। आप जब इंडिगो कलर के फोटोन को तुम फेंकोगे, सेम उतना ही फोटोन फेंकोगे, इसमें से भी 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्योंकि 3 फोटोन फेंक रहे हो। पर इस बार वर्क फंक्शन अगर मान लो सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे भी है, तो 8 में से 4 यूटिलाइज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा इस बार उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसको रोकने के लिए अब ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर आ रहा है। फाइनली अगर मैं वॉलेट लाइट की बात करूं, इसका अगर एक फोटोन फेंकोगे, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो 9 में से 4 यूटिलाइज हो गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इसको रोकने के लिए और ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। मतलब फोटोन जो आप फेंक रहे हो उसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपके फोटोन की एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होगा। और यही चीज़ हमने इस ग्राफ में देखा था कि आपका फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और उसे रोकने के लिए उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। चलिए, तो ये ग्राफ भी एक्सप्लेन हो गया। और फाइनली हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन ही होता है, और यहाँ पे देखो इसको कट करेगा। वो कट करने का मतलब है कि वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं वो कट करेगा वो, और ये वाई इंटरसेप्ट देगा। अब ये स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ आएगा, ये भी आप इक्वेशन से देख सकते हो। देखो ये एक्सपेरिमेंटली आया था ये ग्राफ, लेकिन अब आइंस्टाइन की इक्वेशन से भी आप इस ग्राफ तक पहुंच सकते हो कि ये ग्राफ कैसे आया। नाउ सी, हमारा आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या था बताओ। आइंस्टाइन का इक्वेशन था एच न्यू, जो आप दोगे 5 प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी का एक इक्वेशन यहाँ पे हमें लिखा था ई वी नॉट, तो आप यहाँ पे ई वी नॉट लिख दो, ई वी नॉट। पूरे इक्वेशन को ई से डिवाइड कर दो, तो एच अपॉन ई न्यू इज इक्वल टू 5 अपॉन ई प्लस वी नॉट हो जाएगा, क्योंकि इसको ई से डिवाइड करोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इससे आपको मिलेगा इक्वेशन वी नॉट इज इक्वल टू, इसको यहाँ भेज दो, एच बाई ई न्यू माइनस 5 बाई ई। ठीक है, अब ये आपका इक्वेशन ध्यान से देखना। अब एक काम करो, आपको क्या करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दो, तो मैं इसको वाई लिख देता हूँ, और जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दो। वाई पे प्लॉट किया, एक्स पे प्लॉट किया। एच अपॉन ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप एम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और माइनस 5 अपॉन ई जो है ये भी एक कांस्टेंट है, इसको आप प्लस सी लिख दो। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इक्वेशन क्या बन रहा है,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, समझ गए। और यहाँ पे इसीलिए आपका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, देख सकते हैं आप इसमें। तो अगर आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल को y एक्सिस पे प्लॉट किया है, फ्रीक्वेंसी को अगर आपने x एक्सिस पे प्लॉट किया है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। पर ये ओरिजिन से पास नहीं होगा क्योंकि हमारे पास y इंटरसेप्ट है, और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव y इंटरसेप्ट है, तो यहाँ कहीं टच करेगा ग्राफ इसको, और स्ट्रेट लाइन है। और स्लोप आप देखोगे, देखो m जो आपका होता है वो स्लोप होता है, तो स्लोप आपका h/e है जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसका मतलब ग्राफ आपका ऊपर की ओर जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जाएगा ग्राफ बस। अब ये अलग अलग ग्राफ के लिए मेटल प्लेट का अलग अलग ग्राफ जो होगा वो अलग अलग होगा। मतलब आपका मेटल ए है, अगर ये ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, तो क्योंकि ये देखो मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पे कट करेगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा नहीं, तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एमिट नहीं होगा। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटेरियल के लिए अलग अलग होता है, कोई ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, कोई ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन सबका जो नेचर होगा वो वही होगा, स्ट्रेट लाइन। इसको मैं बोल सकता हूँ मेटल ए, इसको मैं बोल सकता हूँ मेटल बी। अलग अलग मेटल के लिए आपका ग्राफ अलग अलग होगा क्योंकि सबकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, लेकिन ग्राफ का नेचर सेम होगा, स्ट्रेट लाइन, और ये ऊपर की ओर उठता जा रहा है, समझ गए। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे आइंस्टाइन की इस इक्वेशन ने सबको एक्सप्लेन कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है कि हाहाकार मच जाएगा क्योंकि थोड़ी सी थियरी लोगों को अजीब लग रही थी कि भाई जो लाइट है वो साफ साफ हमको इंटरफेरेंस दिखा रहा है, डाइफ्रैक्शन दिखा रहा है, उसको तुम छोटे छोटे पैकेट बोल दे रहे हो। और एक्चुअली में ये थियरी, क्योंकि सब कुछ इसने एक्सप्लेन कर दिया, थियरी बहुत पॉपुलर भी हो गई, आइंस्टाइन को इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। लेकिन लोगों को में ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कैसे जो लाइट, जो रेडिएशन है, जो वेव है, जो इंटरफेरेंस दिखा रही है, डाइफ्रैक्शन दिखा रही है, बता रही है कि मैं वेव हूँ, उसको तुम छोटे छोटे पैकेट्स में बता रहे हो। पर आइंस्टाइन ने बोल दिया कि देखो यहाँ पे तो पैकेट जैसा ही दिख रहा है, मैंने बता दिया आपको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी पैकेट जैसा दिख रहा है। लोगों को भी तो भी ऐसा थोड़ा अजीब लग रहा था कि कैसे हम इसको पैकेट के फॉर्म में एक्सप्लेन करें या फिर पैकेट के फॉर्मूले में से इसको इमेजिन करें और इसे एक्सेप्ट करें। अब लोग परेशान थे ही, उतने में ही कॉम्पटन एक साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रॉन और फोटोन का कोलिजन प्रूव कर दिया, इसको कॉम्पटन इफेक्ट बोला जाता है। तो उसने बताया कि किस तरीके से एक फोटोन आता है और एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और दोनों में कोलिजन होता है, और ये कोलिजन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं, ये प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे भी कॉम्पटन ने बताया कि देखो एक जो आपका लाइट है वो फोटोन की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तब ये थ्योरी और अच्छे से इस्टेब्लिश हो गई। अब यहाँ पे ऐसा था कि लाइट किसी किसी जगह पे पार्टिकल या फोटोन की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, लेकिन ये हर जगह नहीं कर रहा था। जब उसका इंटरफेरेंस हो रहा है तो मैंने बता दिया कि पार्टिकल इंटरफेरेंस कर ही नहीं सकता, तब वो वेव की तरह बिहेव कर रहा था। डाइफ्रैक्शन के टाइम में वेव की तरह बिहेव कर रहा था। तो ऐसे केस में अब ये सवाल समझ नहीं आ रहा था लोगों को कि इसको हम लाइट को क्या बोलें, ये वेव नेचर दिखा रहा है कि पार्टिकल नेचर दिखा रहा था। तो फिर सब लोगों ने डिसाइड किया कि ये दोनों नेचर दिखाता है। एक रेडिएशन, जिसको हम रेडिएशन मान रहे थे या वेव मान रहे थे, वो डुअल नेचर शो कर रहा था, दो नेचर शो कर रहा था। कभी कभार वो पार्टिकल नेचर शो करता है तो कभी कभार वो वेव का नेचर शो करता है, अलग अलग सिचुएशन में। और इसी को हम कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का दोगलापन। क्योंकि लाइट को तो रेडिएशन ही मान रहे थे हम लोग, वेव ही मान रहे थे, इसका दोगलापन, वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन या फिर वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ रेडिएशन,
समझ गए यहाँ तक? क्लियर है? तो बच्चों आगे देखते हैं यहाँ पे और बात करते हैं फोटो सेल के बारे में। फोटो सेल एक्चुअली में ये एक कंस्ट्रक्शन है और ये एक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे बनाते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो यहाँ पे एक प्लेट यूज़ करते हैं जिसको हम कैथोड बोल रहे हैं, और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड जिसको एनोड बोल रहे हैं हम लोग। इस एनोड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैटरी के, जो बैटरी आपको दिखाई दे रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से इसको आप अटैच करोगे तो ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग इस प्लेट से, मेटल के प्लेट से अटैच कर देते हैं, उसको नेगेटिव बना देते हैं। और इनके बीच में गैप है ऑब्वियसली। अब गैप होने की वजह से क्या होगा बताओ? गैप होने की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट टूटा हुआ है। अब अगर मान लो आप यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, मतलब इस मेटल प्लेट का जो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर हम यहाँ पे डालते हैं, और जो भी नॉर्मल विजिबल लाइट है, हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम एक ऐसा मेटल यूज़ करें जिस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी हो कि जो भी विजिबल लाइट हमको दिखाई दे, या फिर कोई दूसरा लाइट भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस मेटल प्लेट के, सॉरी, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जो आपका रेडिएशन है, लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी इस मेटल प्लेट के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये मेटल प्लेट क्योंकि खुद नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, रिपेल करेगा, और ये एनोड उसको अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, जिससे सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग ने पूरा सर्किट बनाया है, ये पूरा का पूरा डिवाइस बनाया है, इसलिए हम लोग इसको फोटो सेल बोलते हैं। अब इस फोटो सेल का यूज़ कहाँ पे करते हो? अब ये फोटो सेल का यूज़ आप कर सकते हो एज अ बर्गलर अलार्म, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको एज अ काउंटर्स यूज़ कर सकते हो, स्ट्रीट लाइट्स में हम लोग यूज़ करते हैं, इसको एज अ सेंसर टाइप यूज़ कर सकते हैं, या एज अ बर्गलर अलार्म यूज़ कर सकते हो। बर्गलर अलार्म का मतलब क्या होता है, जैसे चोर आता है तो घंटी बजना चालू हो जाता है। तो इन दोनों का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ कि कैसे यूज़ किया जाता है। देखो, जैसे मान लो आपका जो दरवाज़ा है उसके एक साइड पे आप रख, इसको यहाँ पे मान लेते हैं फोटो सेल लगा देते हैं, और दूसरे साइड में सोर्स ऑफ लाइट लगा देते हैं रेडिएशन वाला। तो वो रेडिएशन उस पर पड़ेगा, सर्किट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा और करंट फ्लो में स्टार्ट हो जाएगा, और ये ऐसा चलता रहता है। सामने सोर्स ऑफ लाइट होता है, और ये एक ऐसा लाइट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, दिखाई देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो लाइट उसके ऊपर पड़ता है, सामने आपका फोटो सेल लगा हुआ रहता है, एक साइड में सोर्स है लाइट का, एक साइड में फोटो सेल, इस पर पड़ेगा और आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो एक चोर आया दरवाजे के पास, और जैसे ही चोर आता है तो चोर क्या करेगा, इस लाइट के सोर्स को ब्लॉक कर देगा। अब लाइट के सोर्स को जैसे ब्लॉक किया, इसके ऊपर अगर लाइट नहीं पहुंचा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म सेट किया रहता है कि जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हुआ वैसे घंटी बजना चालू हो जाएगी। जैसे घंटी बजना चालू हो जाएगा सबको पता चल जाएगा कि कोई चोर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बर्गलर अलार्म। अलार्म बजेगा अगर वो उसने ब्लॉक कर दिया सोर्स ऑफ लाइट को। तो वैसे एज अ काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट्स हैं, मान लो किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बहुत सारे बिस्किट के पैकेट्स उसने बना रखे हैं, अब उसे काउंट करना है। अब वो हाथ से काउंट करने जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, बेल्ट के ऊपर बिस्किट के पैकेट्स को रख देते हैं, और बेल्ट के मतलब उसके नीचे यहाँ पे सामने जहाँ से काउंटिंग चालू की रहती है, मान लेते हैं कि नीचे में उसका एक फोटो सेल लगा हुआ है और ऊपर लाइट का सोर्स लगा हुआ है। लाइट के सोर्स से लाइट निकलेगा, फोटो सेल पे जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और ये प्रोसेस चलता है। मान लो बीच में बिस्किट का एक पैकेट आ गया, बिस्किट का पैकेट क्या करेगा, उस ऊपर वाले लाइट सोर्स को ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा, करंट फ्लो होना बंद। अब इसमें मैकेनिज्म होता है कि जैसे करंट फ्लो होना बंद होगा वो काउंट करेगा, एक काउंट। अब उसके बाद अगले बिस्किट के पैकेट और पिछले वाले बिस्किट के पैकेट के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, जैसे ही वो गैप आएगा वैसे वापस लाइट सोर्स से लाइट निकल के फिर इसके ऊपर आएगा, करंट फ्लो होना फिर स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब अगला बिस्किट का पैकेट इसको ब्लॉक कर देगा आके इसके ऊपर आके, तो फिर लाइट बंद, करंट बंद, वो काउंट करेगा 2। ऐसे बिस्किट के पैकेट ऊपर से चलते जाएंगे और वो काउंट करता चला जाएगा।
बस आप उसको छोड़ दो, कुछ टाइम के बाद सारा काउंट हो जाएगा जब सारे बिस्किट के पैकेट उसके ऊपर से गुजर चुके होंगे। तो इस तरह एज अ काउंटर यूज़ किया जा सकता है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके फोटो सेल के। तो ये फोटो सेल एक डिवाइस है जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे बनाते हैं, और उसी के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। समझ गए?